नमस्कार, मैं हूं जगदीश प्रकाश। आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया लाइव। टीएफटी इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। लोकसभा में आजकल जिस प्रकार संभवतः प्रायोजित तरीके से गतिरोध खड़ा हो रहा है, वह एक गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। होना तो यह चाहिए कि बजट सत्र में देश हित के मुद्दों पर विचार हो और नई योजनाओं के बारे में बात हो। हालात ऐसे बन रहे हैं, ऐसी बातों को लेकर गतिरोध खड़ा हो रहा है जो कि देश की शांति को भी भंग कर रहा है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब इस प्रकरण में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद पड़ी हैं। इन सभी सवालों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं, मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार जगदीश जी। सर, मेरा पहला सवाल है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि आपदाओं के बीच राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि आपदाओं के कारण देश भर में हो रहे हानि और जानमाल से खासकर भाजपा और कांग्रेस द्वारा जनहित में ताक पर रखकर संसद के अंदर वो बाहर एक दूसरे को नीचा दिखाने के अवसर तलाशे जा रहे हैं। यह बहुत ही अनुचित और दुखद है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए जगदीश जी, मैं आपको बोलूं कि मायावती दलितों की SC ST की एक नेता हैं, अच्छी हैं। एक तेज तर्रार नेता हुआ करती थी। मान्यवर काशीराम ने जब उन्हें सुप्रीमो बनाया बहुजन समाज पार्टी का, उस समय के तेवर और उस समय की नीतियां उनकी और आज के तेवर और आज की नीतियां में ज़मीन आसमान का फर्क है। मायावती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक वोट से गिरा दी, एक वोट से गिरा दिया उन्होंने। और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक पत्ते हमेशा अपने पास रखती है। लेकिन 2014 में जब मायावती को लेकर के CBI ने 1500 करोड़ का जब FIR दर्ज किया और शिकंजा कसना नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, तब से बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आना ही भूल गई। आज स्थिति यह हो गई कि जिस उत्तर प्रदेश की कई बार की मुख्यमंत्री थी मायावती, आज उनका एक विधायक बलिया रसरा से उमाशंकर सिंह है, वह भी उनके बस में नहीं है। योगी के वह भक्त हैं। स्थिति यह आ गई। जो 2022 में 12.88% वोट परसेंटेज रहा, 2024 में 7.5-8 के आसपास आकर के टिक गई हैं। मायावती को यह कहा जाता है अब कि वह भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। और यह क्यों न कहा जाए, जब वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करती हैं, वह भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करती हैं। यह पूरा देश जान गया। यही वजह रहा कि 2024 में बहुजन जो लोग थे ना, वोटर्स थे, वह मायावती से दूर हुए। यही वजह रहा कि 12.88% से 7.5-8 पर आकर के टिक गई वह। अब मायावती के यह कहना, मैं शब्दों में तो कुछ नहीं कहूँगा, शब्द जो कहे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, 10 साल से कांग्रेस तो सत्ता में नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस का क्यों नाम लिया? साफ है कि वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक भी नहीं है इसमें। मैं यह नहीं कि कांग्रेस को साफ बता रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी और मायावती को बुरा कर रहा हूँ, जी नहीं। नीतियाँ मैं नरेंद्र मोदी को लेकर के या अमित शाह को लेकर के इतना बोलता हूँ, हमेशा हर प्रोग्राम में बोलता हूँ। कोई हमारी जाति दुश्मनी थोड़ी है, हमारा खेत थोड़ी जोत लिया है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी के उन नीतियों का मैं विरोध करता हूँ जिस नीति से लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हो जा रहे हैं। मैं उनके उस नीति का विरोध कर रहा हूँ जिसके वजह से महंगाई चरम सीमा पे है, लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। अब बताइए, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP नहीं दे सकते आप, और उद्योगपतियों को MRP दे रहे हैं। उनके प्रोडक्ट में MRP लिख करके आता है कि इतने पैसे, 5 रुपये का बिस्किट, वह 5 रुपये मिलेगा। आप किसानों को जो MSP आप मंडी के अंदर दे रहे हैं, वही कानून बना दीजिए कि उससे कम रेट में कोई भी नहीं खरीदेगा। जो खरीदेगा वह गुनाहगार होगा।
उसको क्या नाम है कि केस होगा उसके ऊपर। तो किसानों को तो, किसान तो यह नहीं कर रहे हैं कि आप क्या नाम है कि 2050 रुपया कुंटल का गेहूं है तो उसको आप क्या नाम है कि 4000 का कर दीजिए, यह तो नहीं कर रहे। आप जो एमएसपी किसानों को दे रहे हैं उसी को कानून बना दीजिए आप। अगर एमआरपी आप उद्योगपतियों के लिए कानून बना सकते हैं तो किसानों के लिए भी बनाना पड़ेगा, तो किसानों के लिए तैयार नहीं है। चूंकि वजह यह है कि गौतम अडानी के हर गांव में, शहर में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर जिले में उनके गोडाउन बन चुके हैं। इसी के लिए 3 कृषि कानून लाया गया था और वह 3 कृषि कानून इतना गलत था वह कानून कि 13 महीने तक किसानों को आंदोलन करके उस कानून को वापस कराया गया। आप तो एनडीटीवी में थे, आप तो दिल्ली में कवर किए इस चीज़ को, आप तो किए, गाजीपुर बॉर्डर पे भी किए, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सब पर आप कवर किए, देखे कि क्या हालात थे किसानों के। 48 डिग्री सेल्सियस धूप में, खरीब बारिश में वो लोग थे। हम लोग रात को 2-2 बजे वहाँ पहुँच रहे थे कवर करने की, आखिर कैसे इतनी बारिश में किसान कैसे हैं, तो हम लोगों को भी भीगना पड़ता था क्या नाम कि उन लोगों को देखने के लिए। तो उनकी पीड़ा 750 किसान आत्महत्या कर लिए। किसान उन्हें शहीद कहते हैं। यह कहते हैं सतपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के क्या नाम के राज्यपाल थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि 750 किसान आत्महत्या कर लिए हैं, कानून वापस ले। तो प्रधानमंत्री कहते हैं, या मैं नहीं कह रहा हूँ, सतपाल मलिक के ऑन कैमरा यह बयान है, खुले तौर पे मैं बोल रहा हूँ। उस तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वह हमारे लिए मरे हैं क्या, मैं तो कानून वापस नहीं लेता। और जैसे 5 राज्यों के चुनाव आए, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और क्या नाम है कि पश्चिम बंगाल के, तुरंत 3 कृषि कानून वापस हो गए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया, कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। कुछ लाखों की संख्या में लोग वहां पे एकत्रित थे बॉर्डर के ऊपर, कुछ आना जाना नहीं हो रहा था। इतने हजारों करोड़ रुपए का सरकार को रोज का नुकसान हो रहा था। 1 साल तक उन किसानों को बैठा करके अगर वापस ही लेना था तो उसी समय वापस लिए होते। और एमएसपी को लेकर के सरकार ने लिखित तौर पर उस समय के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री थे, इन दोनों ने वार्ता किया। 11 दौर की वार्ता हुई, आप गवाह हैं उसके, क्या ना को उस कवरेज के। और उस समय 1 दौर की वार्ता गृह मंत्री अमित शाह के पास हुई, 12 दौर की वार्ता में नहीं निकला कुछ भी। उसके बाद इन लोगों ने लिखित तौर पे दिया कि एमएसपी मैं बनाऊंगा, 15 से 20 दिनों के अंदर कमेटी बनाऊंगा, आप लोगों को लूंगा और कानून बना करके आप लोग को दूंगा। आज तक नहीं बना। आज भी हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर, संधू बॉर्डर पर आज भी किसान बैठे हुए हैं। पंजाब हाईकोर्ट को आदेश देना पड़ा कि आप बैरिकेड हटाइए। वह पाकिस्तान से थोड़ी आ रहे हैं, आप किसी भी हाईवे को कैसे बंद कर सकते हैं। गाड़ी शोरूम से निकलती नहीं है कि उसके पहले लाइफ टाइम टैक्स ले लेते हैं और रोड आप बंद कर देते हैं। तो यह सरकार के और मायावती का जो यह चीज़ें हैं, मायावती कह तो रही है लेकिन मायावती एक बंद कमरे से कहती हैं, यह संयोजित तरीके से कहती हैं और यह ट्विटर पे ही दिखती हैं, सड़कों पर नहीं। जो पेपर लीक हुआ था तो उसमें SC ST के और दलित के भी बच्चे थे। आपको वोट चाहिए लेकिन उनके लिए आप सड़कों पे नहीं उतर सकते। राहुल गांधी सड़कों पे उतर तो रहे हैं ना, अखिलेश यादव सड़कों पे तो उतरे हैं, मायावती क्यों नहीं उतरी। जो सड़कों पे उतर के उन पीड़ितों के लिए आवाज न उठा सके उसे बंद कमरे से बोलने का कोई हक नहीं होता। और यह देखा जा रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी ने यह कांग्रेस के ऊपर टारगेट कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। यह राहुल और अखिलेश की जोड़ी, ये 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश के अंदर कमाल कर रही है। इससे डर मायावती और भाजपा दोनों को है कि मायावती के वोटर अब कांग्रेस की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं जगदीश जी बोलूंगा, और आप इस चीज को भली बात जानते हैं, जब 25 सालों तक आप एनडीटीवी में थे, आपको मालूम है कि काशी राम के पास जो वोटर मूव किए थे वह कांग्रेसी थे। कांग्रेस के ही वोटर उधर मूव किए हुए हैं। कांग्रेस के वोट को लेकर के ही चाहे मुलायम सिंह यादव हो और चाहे काशीराम हो, इन लोगों ने राजनीति की थी। लेकिन इन लोगों की राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी को वहां से भगाने का उस समय कार्य किया था। उस समय बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता ने नारा निकाला था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चली गई थी।
और उस समय मायावती फिर मुख्यमंत्री बनी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, 2.5 साल का इन लोगों का कार्यकाल हुआ। मायावती फिर अकेले भी चुनाव लड़ी, मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ी। मायावती 2.5 साल मुख्यमंत्री बन गई, 2.5 साल के बाद भाजपा का नंबर आया तो समर्थन वापस लेकर के सरकार गिरा दी। फिर मुलायम सिंह यादव आए, फिर अखिलेश यादव आए। तो यह मायावती अपनी उनकी राजनीति विशास समाप्त हो रही है। 7.5 से 8% पे आके मायावती रुक गई हैं। जिस मायावती का बहुत अच्छा ग्राफ था, कई बार की मुख्यमंत्री रह गई, मायावती ने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर आरोप है सीपी सिंह के जरिए। उस समय 42 अरब का क्या नाम है कि एक प्रोजेक्ट निकाला गया था, चाहे नोएडा का वो पार्क हो, चाहे लखनऊ का पार्क हो, चाहे अंबेडकर की मूर्ति हो, चाहे आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाथी और अंबेडकर जी का मूर्ति को बना करके किया गया। इसके लिए 42 अरब का प्रोजेक्ट था, उसमें 1500 करोड़ टाइल्स के नाम पर घोटाला किया गया है। इसी के जरिए सीपी सिंह के कई ठिकानों पर छापे पड़े थे। तो 2024 में भी यह शांत हो गई। यह इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली थी, कई संकेत दे रही थी। और जैसे ही इनके मायावती के जन्मदिन पे वह ऐलान करने वाली थी कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ लड़ूंगी, और जैसे ही इन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एकल चलो की राजनीति अपनाएगी, इनके वोटर इनसे छटक गए और वह इंडिया गठबंधन के तरफ मूव कर गए। यही वजह रहा कि बहुजन समाज पार्टी को 7.5-8% पे आकर के 2024 में टिक गई। और अब बहुजन समाज पार्टी को अपनी राजनीति विषाद बचाना है, उसके लिए कुछ करना है, तो अलग अलग बयान आ रहे हैं। जी जगदीश जी। जी सर, अगला सवाल मेरा, एक बेगूसराय में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे गिरिराज सिंह ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया की तानाशाह किम जोंग उन से की है। दूसरी ओर उन्होंने खुले में मीट बेचने पर रोक लगाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया है। इस दौरान गिरिराज ने उद्धव ठाकरे की तुलना स्वयं अहमद से की है। इस पर आप क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह के बयान को इतना महत्व नहीं देना चाहिए जगदीश जी, जहाँ तक मेरा यह मानना है। गिरिराज सिंह एक ऐसे नेता हैं कि जो बड़बोलापन नहीं कहा जाता है, वही चीज़ है। यह बताइए कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही है जो महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पैर रखने की जगह दी, और शिवसेना के बाला साहब ठाकरे की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को लोग जाने। आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को जगह नहीं दे पाई और जगह बना नहीं पाई। वह बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने जगह बनाई, और बाला साहब ठाकरे के मृत्यु के बाद में उनके बेटे उद्धव ठाकरे के पीठ में खंजर घोंप करके इन लोगों ने अब एकनाथ शिंदे को अलग करके अपनी ज़मीन फिर तैयार की, और वह ज़मीन समाप्त होती हुई नजर आ रही। दूसरी बात, गिरिराज सिंह को यह बताना चाहिए कि जब शिवसेना एक साथ थी तो उस समय शिवसेना ठीक थी। आज शिवसेना साथ नहीं है उद्धव ठाकरे की, तो वह सही नहीं है। आज ममता बनर्जी नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ममता बनर्जी एनडीए की हिस्सा थी, तो उस समय वह सही थी। आज वह इनके साथ नहीं है, तो वह सही नहीं है। नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे 17 महीने के लिए, तो नीतीश कुमार गलत हो गए थे। नीतीश कुमार अब आ गए तो नीतीश कुमार सही है। किंग जॉन से ममता बनर्जी की तुलना की जाए या नरेंद्र मोदी की, यह बताइए। क्योंकि जब पेपर लीक बच्चों का होता है, 24 लाख बच्चे सड़कों पर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग तरह से टिप्पणियां करता है, बच्चों के अंदर एक उम्मीद जगता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ। यानी कि सरकार के बताए नक्शे पे, यानी कि सरकार का वहां पे दबदबा हो चला है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 दिन पहले एक टिप्पणी की है कि लोग बाहर ही कंप्रोमाइज कर रहे हैं, लोगों का विश्वास घटता जा रहा है, उन्हें कोर्ट में आना चाहिए। कैसे कोई कोर्ट में आए? बच्चों का पेपर लीक हुआ, भविष्य उनका अंधेरे में आ गया, वह सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं तो पेपर लीक हो ही नहीं रहा। अगर पेपर लीक नहीं हुआ तो उन बच्चों की गिरफ्तारी क्यों हुई? इतने लोगों की गिरफ्तारी क्यों हुई? तब तो वह गिरफ्तारी भी गलत है। अगर पेपर लीक हुआ नहीं है तो गलत है। 4000 स्क्वायर मीटर चाइना हमारे देश में कब्जा कर लिया। यह मैं नहीं कह रहा, यह एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बयान है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे आपके नहीं है यह बयान, ऑन कैमरा उन्होंने यह बयान दिया है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते नहीं, चाइना तो आया ही नहीं है। यानी कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर वह मोदी जी गुजरात से लाए थे क्या? वह इसी देश का एक अंग था जो चाइना वहाँ पे
गांव बसा लिया, सड़क बना लिया। हमारे देश की सरकार सड़क भी नहीं बना पाती। सड़क वह बनाएगी जिससे अडानी को फायदा हो। अब गिरिराज सिंह के किंग जॉन वाले बयान पर अगर फिर से हम आते हैं तो नरेंद्र मोदी कहे थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए खाते में मिलेंगे, कहाँ है? और उसके बाद इनसे पूछो तो कहते हैं ये लोग चाबुक चलाते हैं, मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगाते हैं, मीडिया को पार्लियामेंट के बाहर ग्लास के कमरे में बंद कर देते हैं। वह लोग राहुल गांधी को बुलाते हैं, राहुल गांधी वहाँ जाकर के पार्लियामेंट में कहते हैं कि क्या नाम है कि बेचारे मीडिया वालों को छोड़ दो, तो ओम बिरला स्पीकर कहते हैं बोले वो बेचारे नहीं हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं भाई नॉट बेचारे, नॉन बेचारे, अब छोड़ तो दो कम से कम, तब तो उन्हें छोड़ा जाता है। और वही मीडिया वायनाड में जाकर के उनके पीछे पड़ जाती है कि एक दिन लेट क्यों आए वायनाड में। वायनाड में नरेंद्र मोदी का जाना जरूरी था या राहुल गांधी का, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचते हैं। मणिपुर की बात होती है तो नरेंद्र मोदी नहीं जाते हैं, हाथरस में नरेंद्र मोदी नहीं जाते हैं, वायनाड में नहीं जाते हैं। जम्मू कश्मीर से 370 इन लोगों ने हटाया, लेकिन वहाँ तो आतंकवादी गतिविधियाँ होती जा रही हैं। वहाँ इन्होंने 370 हटाने के बाद में क्या चुनाव नहीं कराया। वहाँ पे इन्होंने क्या नाम है कि अपने प्रत्याशी 2024 में खड़ा नहीं किए। अगर आपने अच्छा काम किया था तो क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सितंबर महीने में इन्हें चुनाव वहाँ कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है। अब यह मजबूर है, चुनाव आयोग इस समय गया हुआ है, 8 से 10 तारीख के अंदर वहाँ का चुनाव का ऐलान हो सकता है जम्मू कश्मीर का, जो सितंबर में करना है। यह जल्द चुनाव हो सकता है। अब नरेंद्र मोदी की तानाशाही है कि विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं, विपक्ष को भ्रष्टाचारी करके जेल में डाल रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, और विपक्ष 6 महीने के बाद जेल से निकल रहा है, उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो किंग जॉन नरेंद्र मोदी हैं या ममता बनर्जी? गिरिराज सिंह को यह भी बताना चाहिए। और गिरिराज सिंह जो या बीफ उफ का इसका बात करते हैं तो पहले इनके लोग क्या बयान देते हैं, इनके लोग पार्टियां देते हैं, उस चीज को भी पहले देख ले। अब उतने आंकड़े में जाएंगे तो हम लोग का प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा, तो उतने तह में मैं नहीं जाऊंगा। मैं शॉर्टकट में यह बता दूं कि गिरिराज सिंह एक बड़बोले तरह के नेता हैं और वह अपना इसी तरह वह सुर्खियों में रहना चाहते हैं। जब उनकी सुर्खियां समाप्त होने लगती है तो एक बयान कुछ ऐसा दे देते हैं कि जो सुर्खियों में आ जाते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं। बातों का कोई उतना निष्कर्ष इनका होता नहीं और उतना महत्व नहीं होता है। जी जगदीश जी। जी सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है फडणवीस राजनीति प्रतिशोध में बर्खास्त पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का इस्तेमाल करके उन पर झूठे आरोप लगवा रहे हैं। देशमुख ने फडणवीस को न्यायमूर्ति चांदीवाल आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक के लिए कहा है, जिसमें उन्होंने क्लीन चिट दी गई थी। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अनिल देशमुख जो है ये आरोप जो लगाने के चाहिए, इस समय अजीत पवार के गुट में यह हैं। अजीत पवार हैं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के हिस्सा इस समय हैं। अजीत पवार की ज़मीन खसक चुकी है और अजीत पवार ने 88 सीटें भारतीय जनता पार्टी से एनडीए में मांगी है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी इनको बोझ के तौर पे ले रही है। इनको साथ छोड़ना है, इनको साथ रखने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और लग यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बगैर अजीत पवार के चुनाव लड़ेगी, एकनाथ शिंदे के साथ में वह चुनाव लड़ेगी, चूँकि एकनाथ शिंदे के साथ लोकसभा सांसद भी चुन करके आए हैं, उनका अहम रोल है। ये अजीत पवार के एक सांसद चुनाव जीते थे, एक सांसद उन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया, तो यह बहुत नाराज हुए कि हमें राज्य मंत्री क्यों बनाया जा रहा है, हमेशा मैं राज्य मंत्री ही रहूँगा क्या। तो इनका वर्चस्व नहीं है, महाराष्ट्र की जनता ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। अजीत पवार अपनी पत्नी को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से भी जिता नहीं पाए हैं, वहाँ भी उन्हें बहुत कम वोट मिला था। तो विधानसभा चुनाव में अजीत पवार खुद की अपनी सीट जीत पाएंगे, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यह जान रही है। जो इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि 50 से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए ला सकती है, उसमें अजीत पवार के वजह से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अजीत पवार शरद पवार के भतीजे हैं, शरद पवार चाचा है। 85 साल के उम्र में शरद पवार को बहुत अपशब्द बात इन्होंने कहा। अजीत पवार ने यह कहा कि क्या ना कि बुढ़े हो गए हैं, अब घर में बैठो, काहे के लिए अब लालच कर रहे हो। लेकिन शरद पवार ने फिर एक बार साबित कर दिया कि शेर शेर ही होता है। शेर अगर बुढ़ा भी हो जाए ना तो वह घास नहीं खाता, वह मांस ही खाता है। और शरद पवार को
महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया भी 10 लोकसभा की सीटें लड़ के 8 लोकसभा की जीतने वाले 80% का स्ट्राइक रेट उनका रहा। अब भारतीय जनता पार्टी इनसे दूरियां बनाना चाहती है और इनके लोग शरद पवार के साथ जाना चाहते हैं। इसी तहत इनका यह बयान है, क्योंकि यह लोग शरद पवार एनसीपी से नज़दीकी बनाना चाह रहे हैं और शरद पवार ने साफ और उद्धव ठाकरे ने भी साफ कर दिया कि गद्दारों को हम वापस अपने पास नहीं लेंगे। जी जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमारे, तो ये थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम गिरी जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दर्शकों को बहुत ही विस्तार पूर्वक दिया। ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए TFT इंडिया लाइव। नमस्कार।